हाँ जी, तो फिर से आ गया हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। इससे पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको कंप्लीट किया था 30 मिनट्स के अंदर। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे थोड़े समय में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को मूव कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर एक चार्ज को मूव कर रहे हैं। उस चार्ज को मूव करने में जितना वर्कडन आपको करना पड़ेगा, वो वर्कडन और जो चार्ज आप मूव कर रहे हैं उसको डिवाइड करें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में ये अंतर है कि अगर आप एक इन्फिनिटी से चार्ज लेके आते हैं और उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके लिए जो वर्कडन होता है दैट इज वर्कडन पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही दो पॉइंट के बीच में एक चार्ज को मूव करते हैं, तो उन दोनों चार्जेस के बीच में, सॉरी, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो चार्ज मूव हुआ, वर्क डन पर यूनिट दैट चार्ज, जो चार्ज मूव किया, उन दोनों को डिवाइड करेंगे, दैट विल बी अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जनरल फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज याद रखें। उसके बाद ये जनरल फॉर्मूला है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकालना हो, तो ये है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पीछे निकाला था, वो हमारे पास होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे, उसके लिए मेथड क्या है? सिंपल है, एक चार्ज क्यू नॉट इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है इस प्लस क्यू चार्ज के, और जिस पॉइंट पे लेके आना है उस पॉइंट पी का डिस्टेंस 4 से आर हो गया। तो जब इसको लेके आ रहे हैं तो उसके लिए लेके आने में जो वर्कडन करना पड़ेगा वो हमें चाहिए। वर्कडन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इक्वल्स टू क्यू नॉट ई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। 180 की वैल्यू -1, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, जो अभी फॉर्मूला बताया था उसको रखेंगे। सपोज हम ए पॉइंट की बात करेंगे, तो ए पॉइंट का डिस्टेंस प्लस क्यू से एक्स था, ठीक है। ये आ गया x-2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट पुट करेंगे, दैट विल बी इंफिनिटी टू r। p पॉइंट की लिमिट r है, इंफिनिटी की लिमिट इंफिनिटी है, वन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसके बाद पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन ये आया, क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जो चार्ज मूव कर रहे हैं उसको वर्क डन से डिवाइड करना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर। V will be inversely proportional to R हो गया हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है जी। दोनों की वेरिएशन हमारे पास इस तरह से ही तकरीबन आती है। E की R के साथ वेरिएशन पीछे की थी, ये V की R के साथ वेरिएशन है। जितने भी ग्राफ्स आपके पास आते हैं उनको आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये जरूर आते हैं, कोई ना कोई ग्राफ आपके पास आ जाता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर दो चार्जेस होते हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। हमको अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है एट एनी पॉइंट, मतलब ना ही स्पेसिफिकली उसकी एक्सियल लाइन पे है, ना ही उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे है, ठीक है। जनरल पॉइंट है ये इलेक्ट्रिक डायपोल, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये पी जनरल पॉइंट है, इसका डिस्टेंस डायपोल के सेंटर से आर हो गया। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी पी। पी और आर के बीच में एंगल हमने थीटा कंसीडर कर लिया। अब हमें एक पी पॉइंट पर पोटेंशियल एक माइनस क्यू का निकालना है, एक प्लस क्यू का, और फिर उन दोनों का रिजल्ट। माइनस क्यू का पोटेंशियल पी पे निकालने के लिए डिस्टेंस ये चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला था के क्यू बाय आर। आर उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है जहां पे आप पोटेंशियल निकाल रहे हो। यहाँ पे पी पॉइंट का डिस्टेंस ए से चाहिए, क्योंकि आपको माइनस क्यू का पोटेंशियल पी पे निकालना है। तो एपी निकालने के लिए क्या किया हमने, देखें, इस ओ से इधर एक्सटेंशन कर दी, सीपी बन गया। सीपी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एपी। तो पहले हम सीपी निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू ही एपी बन जाएगी। सीपी मिलकर बना ओसी प्लस ओपी। ओपी की वैल्यू हमारे पास आर है, ओसी की वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करी। थीटा एंगल ये था तो ये भी थीटा हो जाएगा, बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ से ओसी निकाल लिया, ओसी अपॉन ओ ए cos थीटा बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओ की वैल्यू ए है, क्योंकि डायपोल की टोटल लेंथ 2a होती है, ये डायपोल का सेंटर है, इधर भी ए इधर भी ए, तो यहाँ से ये a cos थीटा हो गया। तो वैल्यू बन गई सीपी की a cos थीटा प्लस आर, तो आर प्लस a cos थीटा। सिमिलरली अगर मुझे बीपी की वैल्यू निकालनी है, तो वैसे ही यहाँ परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया, डीपी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीपी। तो डीपी आएगा ओपी टोटल में से, ये डीपी की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए ओपी टोटल में से ओडी माइनस कर देंगे। अब बीओडी ट्रायंगल, ये वाली जो ट्रायंगल है बीओडी ट्रायंगल, इसमें से आप
ओडी की वैल्यू निकालेंगे, ओडी बाई ओबी करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस ये भी ए कोस थीटा हो जाएगा, और बीपी की वैल्यू बन जाएगी आर माइनस ए कोस थीटा, जो एक्चुअल में डीपी की वैल्यू है वही बीपी की वैल्यू बन गई। अब इन दोनों वैल्यूज को आप पोटेंशियल वाले फॉर्मूला में रखें, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ए वाले चार्ज का पोटेंशियल, बी वाले चार्ज का पोटेंशियल, ए वाला चार्ज माइनस में है उसके साथ माइनस आ गया दोनों का पोटेंशियल। अब जो पोटेंशियल दो चार्जेस का है उसका रिजल्ट आपको निकालना है, उसको आप सिंपली ऐड करेंगे। यहाँ पे एक डिफरेंस है, जब आपको दो चार्जेस का फोर्स निकालना होता है तो आप उस फोर्सेस की रिजल्टेंट निकालने के लिए डायरेक्शन देखनी पड़ती है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है ऐसे ही दो चार्जेस का, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए डायरेक्शन देखनी होती है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में ऐसा नहीं है, आपको सिंपली ऐड कर देना है, जो चार्ज प्लस वाला उसका पोटेंशियल प्लस में आ जाएगा, जो चार्ज नेगेटिव वाला उसका पोटेंशियल नेगेटिव में आ जाएगा। दोनों जैसे सिंपली ऐड भी हो सकते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हो, ये एक माइनस का है तो यह माइनस में है, उसके बाद एलसीएम लेके इसको आपने सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा क्यू इंटू टू ए कोस थीटा, नीचे ये बन गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। डायपोल मूवमेंट क्यू इंटू टू ए होता है केपी कोस थीटा, और नीचे हमारे पास ये बन गया। अब ये रिलेशन जो बना, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। अगर स्पेसिफिकली एक्सियल के लिए और इक्विटोरियल के निकालें तो थीटा 0 और थीटा 90 पुट करेंगे। एक्सियल के लिए हमारे पास थीटा 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो आंसर ये बन गया। इक्विटोरियल के लिए थीटा 90 हो जाएगा, कोस 90 की वैल्यू 0, तो इक्विटोरियल लाइन जो होगी इलेक्ट्रिक डायपोल की, उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 आता है। ठीक है, दैट इज व्हाई इफ यू गेट ए क्वेश्चन व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज on equatorial line of an electric dipole, the answer is 0 because वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है that is charge into potential, और एक डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो पोटेंशियल है वो 0 आ गया, v की वैल्यू 0 आ गई तो वर्क डन 0 आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैसे एक में आर स्क्वायर आता है एक में आर आता है, तो दोनों का रिलेशन ये बन जाएगा E इक्वल्स टू माइनस dv by dr। दिस dv by dr कैन बी पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस रिलेशन को आप E इक्वल्स टू वी बाई आर भी लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू वी बाई डी भी लिख सकते हैं। आगे कैपेसिटेंस वाले पार्ट में ये यूज होगा डी वाला। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होते हैं जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, क्योंकि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। इसकी दो प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। सम टाइम हमें ये ना क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाती है कि प्रूव करो इसको। और सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। इन दोनों को प्रूव करना है हमने। ये फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज का वीबी माइनस वी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा तो वीबी माइनस वी की वैल्यू 0 बन जाएगी, तो वर्क डन 0 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होने का मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए। वो कैसे? वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट डी आर है, एफ की जगह क्यू नॉट ई पुट किया, पीछे भी किया था हमने फॉर्मूला जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वाला किया था यहाँ पे। ठीक है, एफ की जगह क्यू ई पुट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्यू ई यानी क्यू नॉट ई पुट किया हमने। ओके, तो ई डॉट डी आर है, ई डी आर कोस थीटा हो गया। थीटा जो है, अब यहाँ पे एंगल कैसे पता चलेगा? 90 है। देखें, क्यू नॉट 0 हो नहीं सकता, ई 0 हो नहीं सकता, डी आर 0 हो नहीं सकता, लेकिन क्योंकि वर्क डन 0 है तो ये तो 0 हो नहीं सकते, तो कोस थीटा 0 होना चाहिए। इसका मतलब थीटा 90 होना चाहिए। तो अगर थीटा 90 है, ई और डी आर के बीच के एंगल 90 हुआ, और डी आर दो पॉइंट का डिस्टेंस था जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर थे। तो अगर ई जो है उन डिस्टेंस के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ई जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारे पास आया है स्केच ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपने अपने स्केच होते हैं, वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के स्केच होते हैं। अच्छे से याद रखिए, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये कंसेंट्रिक स्फीयर की फॉर्म में होते हैं। अगर सिंगल पॉइंट चार्ज हो, दो होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल था, ये दो इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से। ठीक है, और ये दो इक्वल नेगेटिव पॉइंट चार्जेस हैं। ये स्केच भी 1 मार्क में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वैसे ही ये वाले होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो होता है ये भी वर्क डन है कि आपके पास एक सिस्टम है, 2 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस या 4 पॉइंट चार्जेस। तो सिस्टम को अरेंज करने में जितना वर्क डन हुआ, उसी वर्क डन को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं।
टू पॉइंट चार्जेस का फॉर्मूला ये हो जाता है, चार्जेस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों का डिस्टेंस। उसके बाद 3 पॉइंट चार्जेस, उसमें आपने सबको ऐड कर देना है। जैसे ऐसी एनर्जी बनेगी तो 3 पॉइंट चार्जेस में ऐसे 3 सेट बनेंगे, एक ये वाला पेयर बनेगा, एक उसके बाद ये वाला बनेगा और एक ये वाला। Q1 Q2 अपॉन उनका डिस्टेंस, Q2 Q3 अपॉन ये डिस्टेंस, Q3 Q1 अपॉन ये डिस्टेंस। आफ्टर दैट ये है 4 पॉइंट चार्जेस के लिए। अब 4 पॉइंट चार्जेस के लिए भी सेम होगा, बस आपको याद ये रखना है कि ये जो कॉर्नर वाले वर्टिसेस वाले पेयर तो आपको लेने ही लेने हैं, साथ में जो डायगोनली अपोजिट है ये पेयर भी आपको लेने हैं, ये वाला पेयर भी आपको लेना है। तो डायगोनल जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस एज ए यूज हो जाएगा। इस वजह से इसके अंदर ये टोटल नंबर ऑफ 6 टर्म्स जो है वो बनती है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे ही आपके पास अगर कोई सिस्टम पड़ा हुआ है तो उस सिस्टम को आपने अलग अलग करना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की है, वर्क डन जो होता है उसका अपोजिट होगा, ये आपको याद रखना है, माइनस आएगा साथ में। अब ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें और पिछले टॉपिक्स में डिफरेंस ये है कि पिछले टॉपिक्स में 2 पॉइंट चार्जेस या 3 पॉइंट चार्जेस जहां पे थे वहां पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, लेकिन यहाँ पे इस समय ये है कि Q1 Q2 चार्जेस जहां पे पड़े हैं वहां पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो Q1 जहां पे पड़ा वहां से पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे पहले से उसका पोटेंशियल जितना है वो साथ में लेना है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। Q1 इंटू VR1 का मतलब Q1 जहां पे रखा वहां पे एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल क्या है, Q2 इंटू VR2 मतलब Q2 जहां पे रखा वहां पे पहले से जो एक्सटर्नल फील्ड है उसका पोटेंशियल कितना है। एक तो वो हो गया, और दूसरा 2 पॉइंट चार्जेस जो ऐसे होते हैं उनका अपना भी वर्क डन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो भी आ गया। तो ए टोटल ऑफ ये 3 टर्म जो है वो हमारे पास बनती है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, सॉरी 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद नाउ ये कुछ फॉर्मूला है, जैसे एक तो जनरल है कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ये होता है क्योंकि W अपॉन Q नोट जो है वो हमारे पास VB माइनस VA था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने उधर Q नोट को मल्टीप्लाई करके वर्क डन ले लिया। इन केस अगर A एंड B पॉइंट जो हैं दे आर इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज Q, एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, तो फिर VB VA की वैल्यू जो है दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ KQ बाय R, जो एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है। VB का डिस्टेंस अगर जैसे मैंने डायग्राम में लिया है ना, P पॉइंट का डिस्टेंस Q से R2 है तो KQ बाय R2 हो जाएगा। ऐसी A पॉइंट का डिस्टेंस R1 है तो KQ बाय R1 हो जाएगा, और आप A से B पॉइंट पे ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये डिस्टेंस आपका एक सिंगल लाइन पे भी ऐसे डिस्टेंस आ सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसे हो, किसी तरह से भी आ सकता है, न्यूमेरिकली यूज होने वाला फॉर्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस को करने से पहले कुछ जो कंडक्टर्स की कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो यहाँ पे हैं। सम टाइम ये पूछी जा सकती है कि कंडक्टर की कोई ऐसी प्रॉपर्टी बताओ कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वगैरह क्यों होता है, उसके उसका रीजन क्या होता है। जैसे उसके एक ना हमारे पास सिंपल प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास एक कंडक्टर है, अगर आप उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, ठीक है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि जब एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अपने आप के अंदर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो बाहर वाले के इक्विवेलेंट अपोजिट होता है। इस वजह से उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। और उसके आउटसाइड जो चार्ज कंडक्टर होता है उसके आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर था। तो जो अगर अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस वजह से वहां पे नेट चार्ज भी जीरो होगा इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर, और जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो उसके सरफेस पे आ जाता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता, नेट चार्ज अंदर जीरो होता है। और द फोर्थ प्रॉपर्टी इज पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr फॉर्मूला लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है तो dV बाई dr जीरो, तो V जो है वो हमारे पास हो गया कांस्टेंट। उसके बाद ये सम टाइम बहुत रेयर चांस है लेकिन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि आप किसी एक जगह को इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही कोई ऐसी जगह क्रिएट करो जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री बनाएं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। जैसे ये सम टाइम आपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि अगर आप अपनी बाय कार ट्रेवल कर रहे हैं, लाइटनिंग हो रही है स्काई के अंदर, तो क्या गाड़ी से बाहर निकल के खड़े हो जाना चाहिए या कार के अंदर ही बैठा रहना चाहिए, तो वो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इन केस ऑफ लाइटनिंग जो कार की मेटालिक बॉडी है, उस मेटालिक बॉडी बीइंग ए कंडक्टर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाता है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको आप याद रखें, बहुत रेयर चांस है बट एग्जांपल पूछे जा सकते हैं कि आपने एक जगह को फील्ड फ्री बना दिया, ठीक है जी।
उसके बाद है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस कैसे आता है? जो चार्ज होता है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक कंडक्टर को चार्ज दिया, उसके अंदर पोटेंशियल बिल्ड हो गया, ठीक है। क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट इज नोन एज कैपेसिटेंस, जिस जो बन जाती है रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। ऐसा यूनिट इसका फैरेड होता है। 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट क्यू बाई वी के अकॉर्डिंग। ये इसका डायमेंशन है। सम टाइम ये एग्जाम के अंदर आ जाता है, तो इसको याद रखना है आपने। नेक्स्ट, ये क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स। अब क्या हुआ कि हमने ना ये कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला है। कैपेसिटेंस किसी भी शेप में हो सकता है, स्फेरिकल कैपेसिटेंस भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी स्टडी में उसमें दो शीट्स रखी जाती हैं, दो प्लेट्स हैं, शीट्स है, और उनको चार्ज दिया जाता है। तो उनकी जो अरेंजमेंट बनती है वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुई। कैपेसिटेंस बेसिकली एक अरेंजमेंट होती है चार्ज को स्टोर करने की। तो ये एक अरेंजमेंट बनी जिसके अंदर दो कंडक्टर है, दो शीट्स हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस तरह के कैपेसिटेंस को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोला जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, हम इसका कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। अब ये सिचुएशन ये है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अरेंजमेंट बनी, इसके दोनों प्लेट्स के बीच में ये वैक्यूम है, खाली जगह है। इसका कैपेसिटेंस मुझे निकालना है। इसके कैपेसिटेंस को निकालने के लिए सी नोट नाम देंगे क्योंकि वैक्यूम है। सी नोट इक्वल्स टू क्यू बाई वी जनरल फॉर्मूला। ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि मैंने बोला दोनों शीट चार्ज होती हैं। ई नोट इक्वल्स टू वी बाई डी। ये फॉर्मूला कहां से आया? ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, वहां से आया, ठीक है। माइनस लिया नहीं क्योंकि वहां माइनस साइन का मतलब ये होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक चार्ज को मूव करा रहे हैं, इस वजह से माइनस आता है। तो वी का फॉर्मूला ये हो गया। ई नोट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, और ये गोजीस फॉर्म की एक एप्लीकेशन से बनता है कि अगर आपके पास दो शीट रखी जाए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। एक सिंगल शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पे दो शीट है, पैरेलल है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। उसके बाद सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, पीछे हमने पढ़ा है चार्ज अपॉन एरिया आ गया, पोटेंशियल की वैल्यू बन गई। कैपेसिटेंस सी नोट, ये जो फॉर्मूला था इसके अंदर क्या, सॉरी वी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या उसे क्यों कैंसिल, तो ये बना सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब ये एग्जाम के अंदर लास्ट टाइम एक सेट में आया था, बट वो डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं पूछा गया था आपसे, वो था एक्सप्रेशन ही, लेकिन वो ना पार्ट्स में पूछा गया कि उसका पोटेंशियल कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कैपेसिटेंस कितना होता है। तो वो अलग अलग क्वेश्चंस बनाए गए थे पार्ट्स में। तो था वो पूरा एक्सप्रेशन ही, लेकिन उसको पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया था। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स। आफ्टर दैट, अगर यहाँ पे चार्ज स्टोर होता है तो एनर्जी भी स्टोर हुई। उस एनर्जी के तीन फॉर्मूला है, आपको याद रखने, एक्सप्रेशन इसका नहीं करना। क्या स्क्वायर बाय 2c, यू से डिनोट होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्या होगी। आफ्टर दैट ये जरूर है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर एमसीक्यू भी आया हुआ है एक बार, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी जो पीछे है उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दे। कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, उसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनका एरिया होता है, उनके बीच में डिस्टेंस भी होता है, तो वॉल्यूम बन जाएगा एरिया इंटू डिस्टेंस एडी। बस वो वैल्यू पुट करनी है। कैपेसिटेंस की वैल्यू V इक्वल्स टू ईडी, सारी वैल्यू पुट करके दिस इज अवर एनर्जी डेंसिटी बनी। तो अगर ये जो मैंने अभी बताया एमसीक्यू आया था वो इस फॉर्म में आया था, आपको एनर्जी पूछी गई थी, एनर्जी होगी, अब देखो ना यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है, तो अगर यहाँ से एनर्जी पूछेगी दैट इज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा। एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू ये है, और यहाँ पे V वॉल्यूम है, इट इज नॉट द पोटेंशियल, ये थोड़ा आपको याद रखना है, ये वॉल्यूम है यहाँ, ठीक है जी। उसके बाद ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, इसको में कोई डेरिवेशन नहीं है, सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना। और जो मेन बात है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, चार्ज सेम रहता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है, कैपेसिटेंस के अक्रॉस चार्ज जो है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला इस तरह से बनता है, 1/CS इज इक्वल टू दिस। 10th क्लास के अंदर आपने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा है, अभी भी आपके पास सेकंड यूनिट में वो आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन ये फॉर्मूला उससे अपोजिट होता है, ठीक है। इसमें CS सीरीज में रेसिप्रोकल करके ऐड होते हैं, पैरेलल में एज इट इज ऐड हो जाते हैं। और जब भी मैंने बात बताई है जो पोटेंशियल और चार्ज के बारे में, वो आपको याद रखना है। उसके बाद ये कॉमन तरह का क्वेश्चन है, आपके पास दो
कंडेंसर या कैपेसिटर एक ही बात है, कंडेंसर वर्ड भी बोल दिया जाता है, उनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। पहले तो ये दोनों की अपनी अपनी कैपेसिटी है और दे आर चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल, दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे चार्ज हुए हैं, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने के समय जो चार्ज होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे मूव करेगा, तो एक समय आ जाएगा, एक टाइम रीच होगा जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, उसको कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं काफी इसके ऊपर, क्योंकि ये ऐसा होता है, इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन ऐसा बनता है कि एक कैपेसिटर चार्ज है, एक कैपेसिटर अनचार्ज है, तो उसमें ये यूज होगा। बस उसमें याद ये रखना है, जो अनचार्ज होगा उसका पोटेंशियल आपको जीरो ले लेना है। जैसे अगर V2 वाले का जीरो आ गया, जीरो ले लो, ये पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट जब इनको आपस में कनेक्ट किया जाता है इस तरह से दो चार्जेस को, तो दो कंडेंसर को, कैपेसिटर को कुछ एनर्जी लॉस होती है। उस एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे आपके पास है। और ये एनर्जी जाती कहां पे है, इसका आंसर कई बार पूछा जाता है, कहां पे गई, तो यू कैन से इट लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में ये लॉस हो जाती है। जो वायर्स हैं जिससे वो कनेक्ट हुए हैं, वो कनेक्ट के अंदर से जब चार्ज फ्लो करेगा कनेक्टेड वायर के अंदर से ना, तो चार्ज फ्लो करने से वो वायर हीट हो जाती है, तो एनर्जी लॉस होती है इन फॉर्म ऑफ हीट। उसके बाद है ये हमारे पास टर्म है अबाउट डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब इसमें एक सिंपल आइडिया मैं दे देता हूं। होता ये है कि हम ना ये करने जा रहे हैं कि कैपेसिटेंस की दोनों प्लेट्स के बीच में खाली जगह थी, तो उसके बीच में अगर एक डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, वैसे यहाँ डेफिनेशन मैंने दी हुई है। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक इंसुलेटर होता है जो चार्ज को कंडक्ट तो नहीं करता, जिसके जरिए चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये अपने आप के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर लेते हैं, तो इस तरह के इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है। जैसे एग्जांपल है ग्लास, वैक्स, वाटर वगैरह। तो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक एक्चुअली में ये है कि इनको हम रखेंगे कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, तो उसका कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। ये डेफिनेशन इसकी आप पढ़ सकते हैं, ज्यादा वो नहीं है, लेकिन जरूरी आपको ना इसके न्यूमेरिकल्स हैं। ये पोलर डाइलेक्ट्रिक के ये न्यूमेरिकल्स हैं, सॉरी ये एग्जांपल न्यूमेरिकल वर्ड बोल गया मैं यहाँ पे। ये पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल है, ये आपको याद रखने हैं। ऐसे ही नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं। सम टाइम एग्जांपल एमसीक्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं, केस स्टडी में तकरीबन इनके ऊपर बन जाता है क्वेश्चन। अब हुआ ये कि जैसे ही हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक था, मान लो कोई भी ऊपर तरह का मटेरियल था, उसको हमने कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में रखा। कैपेसिटर की दोनों प्लेट का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ही उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर अपने आप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है और उसके अंदर पोल बन जाते हैं। जितने भी उसके अंदर जो जितने भी पार्टिकल्स हैं या कह लो मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपना अपना पोल बना देते हैं। मतलब एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, उसको डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जब हुआ, तो बाहर वाला फील्ड और अंदर वाला फील्ड एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। यहाँ पे ये जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, जो बाहर वाला फील्ड है, और ये फील्ड जो है ये अंदर वाला फील्ड है ईपी, और ई नोट बाहर वाला फील्ड है। इन जो नेट फील्ड होगा इनसाइड द स्लैब, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन चुका है एक बार इस फॉर्मूला के ऊपर केस स्टडी के अंदर, तो इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब एक जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसकी अपनी एबिलिटी होती है कि वो किस हद तक पोलराइज होता है, उसको इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, ये पोलराइजेशन डेंसिटी और हमारे पास एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशो होती है, ठीक है। अब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कि उसका ससेप्टिबिलिटी के साथ रिलेशन भी है, जो आपको यहां से मिल रहा है, आपको याद रखना है। आफ्टर दैट ये जो P है, कैपिटल P, दिस इज पोलराइजेशन डेंसिटी। अभी मैंने बोला डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम है, और बेसिकली P इज इक्वल टू सिग्मा P, ये आपको याद रखना है। पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये कुछ स्टडी है, मतलब इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं एक नंबर में या एमसीक्यू की फॉर्म में, या जो केस स्टडी है उसके अंदर, बट ये है कि डेरिवेशन नहीं है कोई ऐसी। नेक्स्ट है, अब वही जो भी मैंने बात की थी कि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखते हैं और देखते हैं कि वो उसके कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज होता है। तो हुआ क्या कि जैसे ही हमने एक कैपेसिटेंस के अंदर डाइलेक्ट्रिक रखा, तो दो तरह के फील्ड आ जाते हैं। एक फील्ड इसके अंदर होता है नेट फील्ड, और एक आउटसाइड होता है। अभी हमने पूरा फिल नहीं किया, पार्शली फिल किया है। दो कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस डी लिया जाता है, हमने फिल किया टी जगह पे, तो टी जो है वो लेस देन डी है। टी इस स्लैब की थिकनेस होगी, ऐसा कह लो।
तो जो पोटेंशियल होगा वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पोलराइजेशन की वजह से नेट बना, और एक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ई नोट बोलेंगे। तो ई नोट इंटू डिस्टेंस है, ये जगह वो डी माइनस टी हो गया, ई टू ई इंटू टी। अब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर वाला है ये इस टी डिस्टेंस पे है, तो ये ई इंटू टी ये बन गया इस तरह से। ई जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी मीडियम पे, उसका वैक्यूम के साथ ये रिलेशन है, तो ई इक्वल्स टू ई नोट बाई के हो गया। यहां से ई नोट कॉमन ले लो, ई नोट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट पीछे यूज किया, सिग्मा क्यू बाय ए होता है। ये पोटेंशियल आ गया। मेन आपको ये देखना भी देखना है यहाँ पे कि ये जो पोटेंशियल है दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, और वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डिस्टेंस पे इस वजह से लिया। ई जो है वो टी डिस्टेंस पे, ई नोट यहाँ और यहाँ है, और ये डिस्टेंस डी माइनस टी होता है। ये पोटेंशियल आ गया कैपेसिटेंस के लिए। अब ये कैपेसिटेंस विद मीडियम है, तो इसके अंदर नोट नहीं आएगा, सी नोट वैक्यूम के लिए आता है, इसके अंदर सी आ गया, क्यू बाई वी आ गया फॉर्मूला। वी की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे डी को कॉमन ले लेते हैं, अंदर ये बन जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला बना एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी सी नॉट बन गया विद कैपेसिटेंस विद वैक्यूम। दिस इज एन फॉर्मूला व्हिच हैज ए रिलेशन बिटवीन कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड कैपेसिटेंस विद वैक्यूम। ठीक है, के यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डी दोनों कैपेसिटर के प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, और टी जो स्लैब बीच में डाल रहे हैं उसकी थिकनेस है। ठीक है, हमने पार्शियली फिल किया, अगर हम पूरे का पूरा फिल कर दे टी इक्वल्स टू टी डी आ जाता है, तो C इक्वल्स टू के सी नोट हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक। अब यहाँ पे ना सम टाइम आपको एग्जाम के अंदर ये जरूर पूछा जा सकता है कि अगर स्लैब जो है T वो D बाय 2 है, या T इज इक्वल टू 3D बाय 4 है, या T इक्वल्स टू D बाय 4 है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये इसके ऊपर एमसीक्यू जरूर बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से एमसीक्यू आता है। तो ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, और इसके अंदर टी की वैल्यू जो आपको कही गई है पुट करके आंसर सी निकालना होता है। कैसे आएगा वो रिलेशन, ठीक है। उसके बाद अब ये होता है कि कई बार आपको मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक दिए जाते हैं, उनको कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में फिल कर दिया गया, तो फिल करने के बाद उनका रिजल्ट कैसे बनेगा। अब इसमें आपको थोड़ा ये याद रखना है, अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, एरिया वही है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो दैट विल बी अवर सीरीज अरेंजमेंट। कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक इन सीरीज, मान लो ये पहला वाला और दूसरे वाला एक के डाइलेक्ट्रिक K1 डाला, दूसरे में डाइलेक्ट्रिक K2 डाला, ये सीरीज में हो गए जब आपके पास डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो सीरीज वाला फॉर्मूला इसके ऊपर मैंने लगा के इसको K के साथ सोल्व किया, क्योंकि ये KC बनता है तो K एप्सिलॉन नॉट A बाय D हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे रख के और सोल्व किया इसको आगे, ठीक है। और अगर आपके पास डिस्टेंस सेम रहता है, एरिया चेंज हो जाता है, एरिया जैसे यहाँ पे हाफ हो रहा है क्योंकि दो ही डाइलेक्ट्रिक है, पर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो एरिया जब चेंज हो जाए तो उसके लिए आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल अरेंजमेंट लेना है। C इक्वल टू C1 C2, C1 प्लस C2, और C जो है वो KC की फॉर्म में, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक भरा तो वो KC की फॉर्म में आएगा, K इंटू कैपेसिटेंस विद वैक्यूम, उसको यूज किया, और आफ्टर दैट फॉर्मूला ये हमारे पास बन गया। तो ये दो फॉर्मूला है कि अगर दो डाइलेक्ट्रिक फिल किए जाएं, सीरीज अरेंजमेंट बने, जब डिस्टेंस चेंज हुआ तो ये फॉर्मूला, अगर एरिया हाफ हो जाता है, दो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए जाते हैं तो ये वाला फॉर्मूला, अगर मोर देन 2 हो तो फिर n के लिए दोनों फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो वैसे आता नहीं है इतना, तो 2 के लिए आपको याद रखना है। अब ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास कि जब हम कैपेसिटेंस की, कैपेसिटर की इन दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, तो अकेला कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता है, जो अलग अलग और पैरामीटर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होती है, तो उसके सारे ये एग्जांपल हैं। ये ऊपर जो वैल्यू दी है ये सारी वैक्यूम के लिए है। वैक्यूम मतलब जब खाली जगह है तो चार्ज कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एनर्जी कितनी है, और कैपेसिटेंस कितना है। अब सम टाइम आपके पास ये केस आ जाता है कि आपने चार्ज किया, चार्ज करते करते ही बैटरी कनेक्टेड है और बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो बैटरी कनेक्टेड और डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, या बैटरी डिस्कनेक्टेड और डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। सम टाइम आपको ये मेंशन नहीं किया जाता क्वेश्चन में कि आपका कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है, तो आपको याद ये रखना है कि वो ऑलरेडी जब मेंशन नहीं किया गया तो डिस्कनेक्टेड है, उसमें आप ये सोच के ही चलेंगे कि वो डिस्कनेक्टेड है, आपको उसमें डिस्कनेक्टेड वाले रूल ही फॉलो करने हैं। तो उसमें जो पैरामीटर्स हैं कैसे बदलते हैं, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है चार्ज सेम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस, और अगर बैटरी कनेक्टेड हो जाती है पोटेंशियल सेम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है, चार्ज इंक्रीज होता रहता है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है।
उसके बाद कैपेसिटेंस, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड होगी कैपेसिटेंस इंक्रीज, यहां पे भी कैपेसिटेंस इंक्रीज, लेकिन बैटरी डिस्कनेक्टेड होने पे एनर्जी डिक्रीज होती है और बैटरी कनेक्टेड रहने पे एनर्जी जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है जी, तो यहां तक हमने पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हमने कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और इसके क्वेश्चंस को हैं वो जरूर प्रैक्टिस करें। थैंक यू।